अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल मैंने मलेशिया के सफ़र का पहला हिस्सा सुनाया था। आज उसका दूसरा हिस्सा है। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले और एयरपोर्ट के अंदर ही, जैसा मैंने कल बताया कि वहाँ उन लोगों ने एयरपोर्ट ऐसे बनाए हुए हैं कि जिसके अंदर यानी इमिग्रेशन काउंटर तक आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार वहाँ पे आके सामने आपको देख सकते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से आगे निकले तो मैंने कहा भाई पहले फ़जर की नमाज़ और इशराक वगैरह पढ़ लेंगे, थोड़ा इत्मीनान होगा और फिर आराम से निकलेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात खाना वहाँ पे बना हुआ था, इत्मीनान से नमाज वगैरह पढ़ के जब हम चले आगे। अब देखो उन मुल्कों में दुनिया क्यों जाती है और हमारे इंडिया के जैसे बड़े बड़े मुल्कों को, जहाँ पे ताजमहल, लाल किले के जैसी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उसके बावजूद हमारा टूरिज़म इतना क्यों पीछे है, हमारे यहाँ लोग आना क्यों नहीं पसंद करते, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ और वहाँ में फ़र्क, वहाँ पे वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ पे सिटी में जाने के लिए 3 तरह के रास्ते हैं। एक तो बुलेट ट्रेन है, दूसरे गवर्नमेंट की बस है और तीसरे टैक्सी है। तीनों के काउंटर ये तुम्हारे सामने हैं। वहाँ बड़े बड़े काउंटर बने हुए और उस पर लिखा हुआ कि अगर आपको बुलेट ट्रेन से जाना है तो ट्रेन से जाइए, आपको बस से जाना है तो बस से जाइए, या आपको अगर प्राइवेट टैक्सी करना है तो टैक्सी, और तीनों का स्टॉप एक ही। अब अगर आप बुलेट ट्रेन से शहर में जाना चाहते तो एक ही स्टॉप है पूरे सिटी का, जो सिटी सेंट्रल एरिया है, बस वो आखिरी स्टॉप है। बुलेट ट्रेन आपको वहाँ तक छोड़ देंगी। उसका किराया अपने इंडिया के हिसाब से एक आदमी का जो है वो तकरीबन 800 रुपये होता है। आपने बोले नहीं मुझे बुलेट ट्रेन से नहीं जाना है, मुझे बस से जाना है, बस के काउंटर पे आप जाइए। आप बस के काउंटर पे चले गए तो बस के काउंटर से शहर तक जाने के हमारे इंडिया के हिसाब से 170 रुपये होते हैं। और टैक्सी से अगर आपको जाना है तो टैक्सी के भी जो स्टॉप्स है वो मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे 100% टैक्सी ड्राइवर्स वो सब बाहर के हैं और उसमें भी 90% इंडियंस है और बाकी इंडोनेशियन, फ़िलीपींस वगैरह वो लोग टैक्सियाँ चलाते, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह पर इत्मीनान बख्श अल्लाह ने उनके रोज़ियों के इंतज़ाम किया है, इसलिए उनको टैक्सी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब आप टैक्सी के काउंटर पे भी जाके जिस एरिया में आपको जाना है वो एरिया का आप नाम बोलेंगे तो वो जितना किराया होता है वो किराया वहीं पे आप जमा करेंगे और वो आपको बस एक पावती दे देंगे। उस तरीक़े से आप आगे जा सकते हैं। अब बुलेट ट्रेन हर 5 मिनट में एक ट्रेन है आपको, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के जैसा कि दोपहर में एक ट्रेन तो शाम में एक ट्रेन तो फिर उसके बाद रात में एक ट्रेन, ऐसा नहीं। हर 5 मिनट में एक ट्रेन, चाहे पैसेंजर हो ना हो, 5 मिनट में एक गाड़ी सिटी के लिए निकलती है। वहीं पे उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसका रास्ता अलग, वो आपको गाइड करेंगे। बसें लाइन से खड़ी हुई है। पहली बस खड़ी हुई है, आपने टोकन ले लिया, बस वाले को टोकन बताइए, बस में बैठिए। जब पहली बस भरेंगी फ़ौरन वो रवाना हो जाएंगी और एक बस भरने में मुश्किल से, वो साथी ने बताया कि 10 से 15 मिनट लगते हैं। फिर दूसरी बस, फिर तीसरी बस, एकदम सहूलत वाला सफ़र। टैक्सी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने टैक्सी का कूपन ले लिया, आप गेट पे आइए। अभी गेट बहुत दूर रहता वहाँ से, क्योंकि मैं बताया हूँ कि इतना बड़ा एयरपोर्ट है वो, जो एकदम बाहर का, और बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह के, टैक्सी वाले कहाँ खड़े हुए हैं, बस कहाँ पे खड़ी हुई है, बुलेट ट्रेन से आप कैसे जा सकते हैं। टैक्सी के एरिया में गए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, उनको बताइए, वो टैक्सी नंबर वाले को फ़ोन करेंगे, वो आएगा और आपको लेकर जाएगा। यानी इंसानियत का जो दर्द है, मानवता की जो हमदर्दी है, जो ह्यूमैनिटी जिसे कहेंगे, वो मैंने वहाँ पे देखा हूँ कि इंसानियत का एहतराम कितना है वहाँ पर, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब हमारे यहाँ पे जो फॉरेनर्स आ रहे हैं परेशान बेचारे, एयरपोर्ट के ऊपर, बॉम्बे एयरपोर्ट पे, पता नहीं उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे और कहाँ कहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट है, बाहर निकल रहे हैं,
कोई उनको बताने वाला नहीं कि टैक्सी कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और परेशान हाली में घूम रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे भी टैक्सी के काउंटर बने हुए हैं। वो टैक्सी के काउंटर हमारे यहाँ एयरपोर्ट के बाहर बने हुए हैं, बाहर। अब वो बेचारा कहाँ बाहर आएगा, तुमको मिलेगा? वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही तुमने इमिग्रेशन को क्रॉस किया, सामने तुम्हारे जो है टैक्सी स्टैंड और बस का स्टैंड और तमाम चीज़ें वहाँ सामने ही हैं। उसके अलावा मैंने देखा कि मोबाइल की जो कंपनियां हैं, जितनी कंपनियां, उनके काउंटर भी साथ में हैं, हर कंपनी का काउंटर। आपको सिम कार्ड चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पासपोर्ट दीजिए, वो स्कैन करेंगे, आपको फ़ौरन उसी टाइम पे सिम कार्ड दे देंगे। हमारे इंडिया में जो बेचारे बाहर से आने वाले जो फॉरेनर्स है, देखो उनको परेशानी कितनी होती है सिम कार्ड लेने में। एक तरफ हमारे पीएम साहब इसको डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं, मगर अभी तक हम लोग मैनुअल इंडिया से बाहर नहीं निकले हैं, तो डिजिटलाइजेशन पे कब आएंगे? वहाँ यहाँ में देखो, वहाँ वो लोग जानते हैं, अरे बाबा पासपोर्ट है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? आपने पासपोर्ट वीज़ा दोनों स्कैन करके ले लिया, ख़त्म हो गई बात। उस इंसान का सबसे बड़ा प्रूफ आपके पास आ गया। हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पहले तो एयरपोर्ट के ऊपर सिम कार्ड मिलता ही नहीं है। अब बेचारा वो, उसको कोई गाड़ी वाला लेने के लिए आया है, कोई रिलेटिव आया है, कोई बताने वाला नहीं, फ़ोन करने के लिए नहीं, इंडिया का सिम कार्ड नहीं, अब परेशान है। अब जो काम करने वाले हैं उनको $10 दो, यानी अपने इंडिया के हिसाब से 800 रुपये होते हैं, वो दो एक फ़ोन करने के लिए, और उसके बाद वो आपको फ़ोन करने देगा आपके गाड़ी वाले को या रिश्तेदार को कि हाँ मैं आया हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ। यानी कितनी तकलीफ़ की बात है। क्यों आएंगे फिर लोग आपके मुल्क के अंदर ऐसी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने? वहाँ वो एयरपोर्ट पे ही आपको सिम कार्ड दे रहे हैं, खाली पासपोर्ट स्कैन करके। और यहाँ आपको सिम कार्ड के लिए सिटी में जब आप गैलरी में जाएंगे तो फॉरेनर्स के लिए रूल ऐसा है, पहले उन्होंने अपना पासपोर्ट, वीज़ा, जो होटल में, जो मकान पे जहाँ पे रुके हुए हैं, वहाँ के भी पूरे पेपर सबमिट करना कि मैं फ़लाने होटल में रुका हुआ हूँ, वहाँ का सिम फॉर्म, ये फॉर्म, एक फिर और एक पेपर देते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके उस पर स्टैंप मार के लाना पड़ता है, तब जाके हमारे यहाँ सिम कार्ड मिल रहा है। अरे बाबा, ये एड़ागिरी काय के वास्ते इतनी? जब तुम्हारे मुल्क में एक फ़ॉरेनर आया है, हमारे मुल्क में सी फॉर्म बनाने का एक सिस्टम है। एक फ़ॉरेनर जब आता है, जिस होटल में, जिस मकान पे जहाँ रुका है, वहाँ के एरिया पुलिस स्टेशन के अंदर, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, पूरा डिटेल उसका जब ऑनलाइन, तुम्हारा हर जगह पे जब ऑनलाइन आ चुका है उसका पूरा रिकॉर्ड, तो उसके बाद वापस से मैनुअल उसको पेपर लेके और कागज़ लेके जगह जगह फिरने की ज़रूरत काय के वास्ते? तो इसके लिए आना नहीं चाहते हमारे यहाँ पे। वहाँ पे जितनी वो मुल्क की आबादी नहीं थी, उससे 4 गुना ज़्यादा मैंने टूरिस्ट देखा वहाँ पर। रीज़न ये, उन्होंने आसानियाँ पैदा की। एयरपोर्ट पे सिम कार्ड दे रहे, एयरपोर्ट पे बस का इंतज़ाम, वो भी इतने सस्ते दामों में, बुलेट ट्रेन का इंतज़ाम, टैक्सी का इंतज़ाम कि टैक्सी वाला आपको लेने के लिए आ रहा है। अब उसके बाद में आप वहाँ से रवाना हो गए एयरपोर्ट से, जो आपकी मंजिल थी, जहाँ आपको जाना है, वो आपको इत्मीनान से वहाँ पे, वो पूरे मुल्क में अमन ही अमन है। हमारे यहाँ के जैसा मामला नहीं है। मेरा एक दोस्त आया कुर्दिस्तान से, इराक़ से, मुझे मिलने के लिए, कुछ काम भी था उसका। अब मैंने उससे कहा मैं आ रहा हूँ तुझे बॉम्बे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। नहीं बोले कोई मसला नहीं है, मैं पुणे आ जाऊँगा इत्मीनान से। मैंने कहा मुझे तेरा टिकट और उसके डिटेल्स भेज, मैं बराबर मैं आता हूँ। बोले नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं आता हूँ। अब वो बेचारा ये था कि मुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहता था। वो आया बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर, उसने मुझे इत्तला ही नहीं दी, मुझे फ़्लाइट के बारे में कुछ कन्फर्मेशन ही नहीं। उसको लगा कि भाई इंडिया में भी लोग सीधे होंगे, सादे होंगे, उसको क्या मालूम यहाँ एक से एक भामटे और डामचे भरे हुए हैं बोल के। अब एक टैक्सी वाले को उसने पकड़ा और बोला भाई मेरे को पूना जाने का है। वो टैक्सी वाले ने उसको बॉम्बे में घुमाया और घुमा घुमा के उसको कुलाबा के अंदर ले जा के एक होटल के सामने छोड़ दिया। ये पूना आ गया, बोले ये एरिया को ही पूना कहते हैं। और $200 लिए उससे, जो अपने इंडिया के हिसाब से 14,000 रुपये होते हैं। और बेचारा बड़ा आदमी था, वहाँ गवर्नमेंट के अंदर क्लास 1 की पोस्ट पर है, उसके लिए बड़ी बात थी नहीं, उसने दे दिए। अब वो फ़ोन लगा रहा है मुझे, वहाँ पे वो होटल में जाके रुका, वहाँ पता करके तो वहाँ रुका। वो रुकने के बाद में जो है मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई तुमको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूना आ गया हूँ।
मैं बोला भाई तू कहाँ पर है? बोले ये मेरे बाजू में एक पर्सन है, यू स्पीक प्लीज़ प्लीज़ विथ हिम। अब उसने वो उस आदमी के पास में मोबाइल दिया जिसका मोबाइल से फ़ोन कर रहा था। मैं बोला भाई ये भाई साहब कहाँ पर है? बोले ये बॉम्बे में कुलाबा में फुला फुला होटल है, वहाँ पे ये रुके हुए हैं और मैं वहाँ पे काम करने वाला नौकर बोल रहा हूँ, ये मेरा नंबर है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़ौरन मैं वहाँ पर गया उनको लाने के लिए। जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये पूना नहीं है, पूना यहाँ से तकरीबन और 150 किलोमीटर दूर है। तो उसने कहा नहीं, टैक्सी वाले ने तो बोले मेरे से $200 लिया और मुझे यहाँ पे लाके छोड़ दिया और कहा कि यही पूना है। अब देखो ये हमारा हाल है और ये वहाँ का हाल है कि वहाँ पर एक आदमी अगर अनजान अजनबी भी है तो कोई उसको धोखा देने वाला नहीं है, उसको पूरा इत्मीनान है। तो इसके लिए टूरिज़्म वहाँ का बढ़ा हुआ है, पूरी दुनिया वहाँ पे ऐसा जा रही है और हमारे यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, बल्कि अभी रो रो के जा रहे हैं हमारे यहाँ से फॉरेनर्स के हम कभी वापस नहीं आएंगे बोल के। गलती से आ गए थे हम। तो ये फ़र्क है हमारे और उनके दरमियान में। खैर, जुमा का मुबारक दिन था तो हम लोगों ने आज़्म किया, इरादा किया कि भाई इंशाअल्लाह जुमा की नमाज़ जो है वो वहाँ के जामे मस्जिद में ही अदा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो भी ज़्यादा फ़ासले पर नहीं थी। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वहाँ पर जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। फ़र्क महसूस हुआ कि हमारे यहाँ पर और वहाँ पर कितना ज़्यादा फ़र्क है मसाजिद के सिस्टम में, मसाजिद के निज़ाम के अंदर, और कैसा वहाँ पे नमाज का तरीक़ा है और किस तरीक़े से हम लोग यहाँ पे अपने मस्जिदों में नमाज के औक़ात को मैनेज करते हैं। वहाँ पर एक चीज़ तो ये नज़र आई कि मस्जिदें वहाँ पे बिल्कुल ओपन हैं, खुली हुई है हर एक के लिए। चूँकि वो मार्केट एरिया, बाज़ार एरिया है, तो मस्तूरात के लिए उन्होंने अपने मस्जिद के अंदर एक अलग से हॉल बनाया हुआ है कि जो औरतें, क्योंकि टूरिज़्म पूरी दुनिया भर की औरतें, दुनिया भर के मर्द वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब उनको वहाँ पे मस्जिद कहाँ से मिलेंगी, नमाज़ पढ़ना है तो। इसके लिए औरतें भी वहाँ पे जो आ रही है उनके लिए भी बाज़ाब्ता जो है तहारत खाने, बैतुल खला के इंतज़ामात है, हॉल बना हुआ है। वहाँ पे जाके वो मस्तूरात अपनी नमाज, ऐसा नहीं है कि इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रही, अपनी नमाज़ पढ़ रही है, लेकिन अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए भी उन्होंने इंतज़ाम किया। अब मैं हमारे यहाँ बॉम्बे, अपने यहाँ इंडिया में देखता हूँ, इंडिया में भी बहुत सारे बाज़ारों के ऐसे एरिए हैं। बहुत से दीनदार लोग भी अपने घर की मस्तूरात के साथ में वहाँ पे शॉपिंग के लिए और ख़रीदारी के लिए, बाज़ औक़ात गाँव से, खेड़े से आए हुए भी बहुत से मुसलमान होते हैं बेचारे, उनके साथ में भी मस्तूरात होती है। अब हमारे वो एरिए, जैसे बॉम्बे के अंदर ज़करिया मस्जिद का एरिया है, नाखुदा महल्ले की मस्जिद का एरिया है, मीनारा मस्जिद का एरिया है, चुना भट्टी मरकज़ का एरिया है। उसके अलावा वो जो पूरा रोड है वीटी रेलवे स्टेशन से लेकर तो बाइकल्ला तक जो जाता है, वो पूरे रोड के ऊपर कम से कम 200 से ज़्यादा मस्जिदें होंगी। अब ऐसे एरियो के अंदर भी, और हमारे यहाँ पे पूना शहर में भी बहुत सारी मस्जिदें ऐसी है जो बड़े बड़े मार्केट और बाज़ार एरियो के अंदर है। अब हमारे यहाँ के भी मैनेजमेंट ने ऐसा कोई इंतज़ाम करना चाहिए कि भाई ये जो बाहर से मस्तूरात वग़ैरह आ रही है, अब हमारे यहाँ मैं देखता हूँ हमारी वो माँ बहनें बेचारी जो मर्दों के साथ में होती है, वो जो मांगने वाले होते हैं वहाँ पे वो खड़ी हुई होती है इनके नमाज से बाहर आने का इंतज़ार करते हुए। बाज़ औक़ात लोगों को बदगुमानी होती है कि माशाअल्लाह ये आपा जान तो बुर्का वग़ैरह तो इनका बहुत भारी का लग रहा है और ये मांगने वालों के साथ में काई को खड़ी हुई है। वजह ये होती है कि उनके मर्द अंदर नमाज के लिए गए हुए हैं। अब हमारे यहाँ पर अगर ये जो मस्जिदें हैं बाज़ारों में और क्राउड वाले एरिए में, यहाँ पर भी अगर मस्तूरात के लिए एक थोड़ा सा हॉल रखा जाए, वहाँ पे हमारी माँ बहनों के लिए तहारत खाने, बैतुल खला का इंतज़ाम भी हो, तो वो हमारे भाई जो गाँव से, इधर से उधर से शहरों में शॉपिंग के लिए आते हैं, कुछ काम के लिए, अब नमाज के लिए जब मर्द जा रहे हैं तो मस्तूरात भी आराम से नमाज़ पढ़ सकती है, उनके लिए भी नमाज का नज़्म वहाँ पर होगा। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि दोनों की भी नमाज होंगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी माँ बहनों के बहुत से ऐसे बशरी तकाज़े होते हैं, ज़रूरियात होती है, इस्तिंजा वग़ैरह होती है। गवर्नमेंट तो बेगैरत है हमारी,
उसने तो जगह जगह पे बैतुल खला वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया हुआ है, किया हुआ भी है तो वो इतना गंदा है कि वहाँ जाना तबीयत गवारा नहीं करती। तो हमारी जो माँ बहनें हैं, अगर हमारे मस्जिदों में भी हमने ऐसा कोई इंतज़ाम किया, एक छोटा सा हॉल अलग से बनाया, वो अपनी अलग नमाज़ पढ़ रही है, इमाम की नमाज़ से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए एक बैतुल खला तहारत खाना, कितनी सहूलत होगी, कितनी आसानी होगी। ये हमने उनसे इबरत हासिल करने की ज़रूरत और चीज़ है। इंशाअल्लाह आगे तीसरा जो हिस्सा है वो कल बयान होगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।